जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मिशन रोजगार भारत पर। मैं हूं प्रतीक उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम, जिसमें न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। जिसका प्रथम नियम है, जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। वह तब तक अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर सकती है जब तक उस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह क्या है? प्रथम नियम है। जैसे मान लीजिए मैंने यह मार्कर अपने पास रखा है, ऐसे मान लीजिए किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है। यह मार्कर तब तक रहेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका मतलब यह मार्कर जो है तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह है जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? इसको इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी अपना स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह उस फोर्स का, उस बल का हमेशा विरोध करता है। जैसे सोचिए, अगर मैं बस में बैठा हुआ हूँ, बस रुका हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, अचानक से बस आगे जाएगा तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो होगा वो पीछे की तरफ झटका देता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें बैठा हुआ व्यक्ति बस के आगे जाने का विरोध करता है। तो किसी भी बॉडी का वह स्थिति जो कि उस पर होने वाले बल का विरोध करे, उसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। यह 3 तरह का होता है। जड़त्व का नियम 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। उस पर बल लगाया जाएगा तो वह उस विरामावस्था में परिवर्तन करने का विरोध करेगा। जैसे मैं बस में बैठा हुआ हूँ, बस भी रुका हुआ है, बस अचानक से आगे जाए तो मैं उसके आगे जाने का विरोध करूंगा। ये हो गया विरामावस्था का जड़त्व। दूसरा है गतिमान अवस्था का जड़त्व। गतिमान अवस्था में क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कुछ समय में मैं बस में बैठा हुआ हूँ, बस भी आगे की तरफ चल रहा है, अचानक बस ने क्या किया? ब्रेक लगाया। लेकिन मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी स्थिति जो है मेरा गतिमान अवस्था में रहेगा बाहर बैठे हुए व्यक्तियों को लेकर। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगाया गया, मैं उस बस के ब्रेक लगाए जाने का विरोध करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे झुक जाऊंगा। तो दूसरा हो गया गतिमान अवस्था का जड़त्व। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जब भी मान लीजिए कि बस जो है वो किसी एक कॉर्नर पे या फिर किसी मुड़ाव पे मुड़ती है, तो उसमें बैठा हुआ यात्री जो होता है उस बस के मुड़ने का विरोध करता है। बस अगर उस केस में इस तरह घूमता है तो उसमें बैठा हुआ यात्री उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। आप कभी बाइक पे बैठिए और क्या देखिए कि जब भी बाइक पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी कॉर्नर पे इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करता है अपनी गाड़ी को, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है? जस्ट उसका अपोजिट करता है, उसकी अपोजिट दिशा में अपनी बॉडी को घुमा लेता है। वो होता है दिशा का जड़त्व। तो मैं अभी आपको बताया प्रथम नियम जो कि न्यूटन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगा तो वह अपने आप को हमेशा गतिमान अवस्था में रहना चाहता है। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है। जब भी वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो वह उसके उसके ऊपर होने वाले फोर्स का, बल का विरोध करेगा। यह है प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए जब भी बॉलर या बैट्समैन जो होता है बॉल को मारता है, जब फील्डर उसको कैच करता है तो कैच करते वक्त तो हाथ को पकड़ने के बाद थोड़ा समय पीछे खींचता है। ये सभी क्या होता है? इस सभी केस में हम द्वितीय नियम को देखते हैं कि हम किसी भी बॉल, जैसे फुटबॉलर क्या होते हैं कि फुटबॉल को जब अपने पैर से किक करते हैं तो जितना तेज वो किक करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उतना ही तेज बॉल आगे की तरफ जाता है। तो संवेग का नियम होता है द्वितीय नियम। यह हमारा क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला, किसी भी बॉडी पे लगने वाला बल जो होता है वह संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। संवेग क्या होता है? संवेग होता है, इसको हम पी से दिखाते हैं, यह किसी भी बॉडी के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। साथ में नाम से ही देखिए, संवेग, सम का मतलब होता है साथ में, वेग का मतलब वेग। तो द्रव्यमान का जब वेग में हम लोग गुणा कर देते हैं तो जो मिलता है उसको हम संवेग बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब यहाँ पे संवेग में परिवर्तन है। ऐसा हम अगर देखें, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम इस इधर वाले पैरामीटर को बढ़ाएंगे तो इधर वाला पैरामीटर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको बताते हैं तो एक हमारे पास नियतांक आता है, इसको हमने के बोल दिया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया। डेल्टा का मतलब होता है चेंज से। कोई बॉडी जो है, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग जो है u है और अंतिम वेग v है, उस समय इसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा
P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। जो स्टार्टिंग में टाइम लिया रहेगा वो हमेशा जीरो होगा और फाइनल में जो टाइम रहेगा उसको T मान लिया मैंने। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि अगर पी एफ की बात करें, अंतिम संवेग जो होता है वो अंतिम वेग का मल्टीपल होगा और प्रारंभिक जो संवेग होगा वो होगा प्रारंभिक वेग का मल्टीपल। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। इस तरह से हम लोग यहाँ रखेंगे फिर k इक्वल k इंटू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो न्यूटन साहब ने ये बताया था कि जो k होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा f इक्वल टू आएगा, यहाँ से m कॉमन कर लिया हमने, बचेगा v माइनस यू नीचे t। और त्वरण का जो हमारा डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वेग में परिवर्तन समय के अनुसार, वो होता है त्वरण। तो ये v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बोलेंगे, a। तो ये होगा f इक्वल टू एम ए। ये हो गया द्वितीय नियम। तो न्यूटन साहब ने ये बोला कि जब भी किसी वस्तु पे हम थोड़ी सी बल लगाएंगे तो वह वस्तु थोड़े थोड़े वेग से जाएगा। अगर हम कम बल लगाएंगे तो उसका वेग भी कम होगा, अगर ज्यादा बल लगाएंगे तो उसका वेग ज्यादा होगा। ये हमारा द्वितीय नियम बताता है। अब तृतीय नियम क्या होता है, इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। जब भी किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो एक्शन करते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दैनिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, अगर हमने साइकिल चलाया, साइकिल के पॉडल पे हम लोग जब पैर मारते हैं तो जितना फोर्स लगाते हैं हम लोग साइकिल के पॉडल पे, साइकिल भी उतना ही बल हमारे जमीन पे लगाता है। तो घर्षण बल के कारण जितना फोर्स हम आगे की तरफ लगाते हैं उसी कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वो होता है, जैसे हम लोग कोई तैराक को देखें, तैराक जिस तरह से पानी में जितना पानी पीछे की तरफ खींचता है उतना ही वो आगे की तरफ जाता है। रॉकेट प्रोपल्यूशन का देखिए, जो रॉकेट ऊपर की तरफ जब प्रक्षेपित किया जाता है तो जितना तेज उसके जो गैस होती है उसको जितना तेज वो नीचे की तरफ छोड़ता है उतनी तरफ वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया। जब भी कोई बॉडी जितना क्रिया करेगा उसके फलस्वरूप उसकी प्रतिक्रिया भी मिलती है। इसका मैंने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ये मान लिया मैंने और दूसरा बॉडी ये मान लिया मैंने। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अगर मान लेता हूं कि ए ने बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो एफ बी ए हो गया। क्या बोलेंगे, बी के ऊपर बल ए के द्वारा, तो बी भी ए के ऊपर लगाएगा, वो क्या आ जाएगा एफ ए बी, मतलब ए के ऊपर बल बी के द्वारा। इस नियम के अनुसार जो होगा एफ ए बी हमेशा एफ बी ए के बराबर होगा। अगर मैं, क्योंकि बल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, अगर हम लोग इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ हम लोग एक माइनस साइन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि जब इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बल लगाया, तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, और जब इसने इसके ऊपर लगाया तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। दोनों का परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा दोनों का अलग अलग है। तो ये जो माइनस साइन मैंने लगाया है वो उससे सिर्फ दिशा को दिखाता है। तो साथियों, हमने अभी आपको गति के नियम बताए। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। प्रथम हो गया जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में चेंज करेगा बल लगा के तो वह उस बल का हमेशा विरोध करता है, नॉर्मली हम ऐसे बोलेंगे। दूसरा संवेग का नियम, संवेग होता है जब भी हम किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके वेग का गुणा करते हैं। तो संवेग और बल के बीच में जो रिलेशन है वह इस तरह से F इक्वल टू एम ए होता है, जहां पर m जो है द्रव्यमान है, ए त्वरण है और F बल है। तीसरा जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो हमारे डेली लाइफ में जहां कहीं भी हम अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। तो न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए हैं। इससे पहले हमने गति के नियम पढ़े थे। गति के समीकरण में प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v है अंतिम वेग जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, t है टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि यह समीकरण हम तब लगाएंगे जब किसी वस्तु में अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और टाइम दिया रहे। इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, एक पूछा जाएगा, तब हम लोग ये समीकरण लगाएंगे।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इन सभी को हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली जो द्वितीय समीकरण है उसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जहां पर s जो है वो दूरी है, लेकिन कौन सी दूरी, t समय में चली गई दूरी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि मैं अपने घर से अपने स्कूल गया, तो मुझे अपने घर से स्कूल जाने में 10 मिनट लगे, तो क्या वो 10 मिनट में मैं घर से स्कूल तक पहुंचा। अगर मुझसे पूछेगा मैं 5 मिनट में कहाँ पहुंचा था, तो घर से स्कूल जाने में मुझे टोटल समय लगा 10 मिनट, 5 मिनट में मैं उसके बीच में कहीं रहूंगा, तो 5 मिनट में जो दूरी चला रहूंगा वो 30 सेकेंड में, मतलब 5 मिनट में कितनी दूरी चला मैं। तो एग्जैक्ट किसी एक टाइम पे कितनी दूरी किसी वस्तु ने चली है उसको हम एस से दिखाते हैं। एस इक्वल टू दूरी तय की गई किसी वस्तु के द्वारा टी समय में, टी यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 100 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एस को देखेंगे, यू तो हमने देखा ही है, ए भी देख लिया, तो यहाँ स्पेशली एस आ गया। और थर्ड समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखिए तीनों में कुछ न कुछ अंतर है, कब कब लगाना है ये मैं बता दूंगा। तीसरे इक्वेशन में देखिएगा वी स्क्वायर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, प्लस टू इंटू ए इंटू एस है। एस यहाँ पर फिर से यही एस है जो कि मैंने यहाँ बताया है, टी समय में चली गई दूरी। तो देखिए इसमें कहीं समय दूरी नहीं दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हम तभी लगाएंगे जब वेग दिया रहे, त्वरण दिया रहे और टाइम दिया रहे, तभी हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या रहे, फाइनल वेलोसिटी न देके, देखिए इसमें v है लेकिन इसमें v नहीं है, एस आ जाए, टी समय में चली गई दूरी आ जाए, तो उस समय केस में हम लोग ये लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें टाइम नहीं है। इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और डिस्टेंस है, लेकिन टाइम नहीं है। इस इक्वेशन को हम तब लगाएंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल का मैं एक छोटा वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा, जिसमें हम स्पेशली ग्रुप डी में आने वाले जो भी न्यूमेरिकल आएंगे गति के समीकरण पे, जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं, उन सबको हम लोग एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके मैं एक नया वीडियो बना के आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।